कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा 1872 का लेसन नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे वॉइड, वॉइडेबल एंड अनलॉफुल। अगर हम याद करें, रिमाइंड करें तो हमने पहले पढ़ा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फर्स्टली हमने पढ़ा था प्रपोजल, देन प्रपोजल के बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद कंसिडरेशन पढ़ा था, कांस्टेंट पढ़ा था, कंसिडरेशन पढ़ा था, एग्रीमेंट पढ़ा था। एग्रीमेंट के अंदर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल, वॉइड मतलब शून्य और वॉइडेबल जो कि भाई है लागू हो सकता है, संविदा आपकी विधि वो लागू हो सकती है विधि के अनुसार। और दूसरी चीज आज हम पढ़ेंगे जो नहीं है थोड़ी सी, वो है अनलॉफुल। अनलॉफुल कौन सा होता है? बहुत ही इजी है समझने में, आपको लगेगा पहले तो आपको लगेगा कि अनलॉफुल पता नहीं क्या है, वैसे कि हम अनलॉफुल है ना अग्रीमेंट के बारे में अगर हम पढ़ते तो अनलॉ मतलब कि जो लॉ के खिलाफ है ना, इस तरीके से। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट के बारे में। चलो ठीक है, फर्स्टली हम जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 11। क्या सेक्शन नंबर 11? क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी होता है, आप बार बार तो नहीं इसको कर पाओगे। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था, याद आया होगा। तो माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड, जो भी ये तीनों पर्सन में से कोई भी अगर क्या करता है, वॉइड एग्रीमेंट करता है तो सॉरी एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट कौन सा होगा? वॉइड होगा, शून्य माना जाएगा, वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो माइनर है। और अगर माइनर के बाय चांस के एग्रीमेंट करना पड़ जाता है माइनर के लिए, तो कौन सा एक्ट है जो माइनर को 80 नहीं 21 ईयर होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने में या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की अनुमति देता है? ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, बिना बताए नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कि सेक्शन 23 क्या कहता है? देयर इज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स अगेन ऑफ कोर्ट इलीगली, यानी कि सेक्शन 23 कहता है कि कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी कंसिडरेशन इलीगली है, यानी कि अगेंस्ट है कोर्ट के या इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। देखो अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट अपना आप नहीं बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो अग्रीमेंट भी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, कि अगर वो क्या है, कानून के खिलाफ है या फिर इलीगली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। या फिर डिफीट एनी लॉ, कानून की डिफीट में है तो भी वो नहीं माना जाएगा। इन सबके मैं आपको केस लॉज भी दूंगी, क्योंकि केस लॉज भी डालना जरूरी है, केस लॉज में याद करना जरूरी है। इसकी हम अलग से वीडियो बना लेंगे केस लॉज की, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग पूरा नहीं देख पाते। दरअसल हम केस लॉज की वीडियो बाद में एक साथ सारे केस लॉज पढ़ लेंगे, पर उसके लिए मुझे आपकी इंस्पिरेशन चाहिए भाई। मुझे इंस्पायर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि फिर आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दूसरी चीज, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या है कि सेक्शन 23 में अगर फ्रॉडली तरीके से आपको क्या कराएगा, फ्रॉडली धोखाधड़ी में आपसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल साइन कराएगा या फिर आपसे किया गया है, तो वो भी क्या होगा? वॉइड माना जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? ठीक है, ये तो मैम हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ लिया। और अनैतिक रूप से भी आपसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है तो वो भी वॉइड होगा। पर जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह सकती हूँ, यदि इस चैप्टर में से कुछ भी आएगा तो सिर्फ वो आ सकता है, याद रखना, पब्लिक पॉलिसीज। तो अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट हम देखें, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज कब होता है? कब होता है पब्लिक पॉलिसीज अपोज? जब ट्रेडिंग विद एनिमी, फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, ट्रेडिंग विद एनिमी यानी कि ड्यूरिंग वॉर कोई भी देश किसी भी देश के साथ अग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्रेड करता है, व्यापार करता है, यानी कि व्यापार करता है कब? जब वॉर चल रहा है। तो एनिमी है ना, एनिमी तो है, वो हमारा व्यापार कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ना ही इसका हर्जाना हम भर सकते और ना ही हम इसको लेके कोर्ट में जा सकते, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना अलग से भी पूछी जा सकती है कि चैम्पर्टी और मेंटेनेंस क्या होता है ना। ये आपकी अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज में आती है, चैम्पर्टी और मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने माना कि यहाँ पे एक ए व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, या मान लेते हैं ये आप है ए और ये आपका दोस्त है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने क्या करते हैं, आप सबसे पहले आपका दोस्त जो है उसकी प्रॉपर्टी कोई और ले लेता है, कोई सी व्यक्ति ले लेता है, कोई सी व्यक्ति ले लेता है आपकी दोस्त की प्रॉपर्टी, ठीक है, या अधिकार जमा लेता है। अब ये आपके पास आता है, कहता है मेरी हेल्प कर दो, तो आपके तो कौन सी हेल्प चाहिए आपको? लीगली चाहिए या फाइनेंशियली चाहिए?
है ना, 2 टाइप की हेल्प हो सकती है। वो कहेगा कोई सी भी कर दो ये क्या बात है, कोई सी भी कर दो, दोनों कर दूंगा, ठीक है, तो दोनों कर दो, मतलब लीगली भी कर दो, फाइनेंशियली भी कर दो, क्योंकि मेरी को नीड है, मेरी संपत्ति, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इस पर्सन ने ले लिया, आप उसकी हेल्प करोगे। अगर आप उसकी हेल्प करते वक्त, ध्यान रखना, आपने कहा उसकी हेल्प करते वक्त 2 चीजें रखोगे, आप 2 टर्म्स रखोगे। कौन सी? पहली कि अगर मैंने आपकी हेल्प की तो आपकी प्रॉपर्टी में से 10% मुझे शेयर चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या रखोगे कि अगर मैंने आपकी हेल्प की, या मतलब या तो फिर नहीं चाहिए आपको, मैंने आपकी हेल्प की एज अ फ्रेंड की है, मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 2 चीजें होंगी। तो यहाँ पे 2 चीजें वो क्या है जो आपने अपने फ्रेंड से बोली है? पहली कि मैं हेल्प करने के बाद डिमांड कर रहा हूं, डिमांडेड, ठीक है। बट एक और चीज वो लीगली उस इंसान की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एक्टिविटी में वो माना जाएगा चैम्पर्टी। क्या माना जाएगा? चैम्पर्टी। और अगर आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए इसमें से, आप बहुत अच्छे इंसान है ना, और व्हाटएवर, तो उसे बोलेंगे मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में अंतर होता है। कई बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि मेंटेनेंस और चैम्पर्टी, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा भी जाता है। एक्चुअली ना इसके साथ ये हो जाता है कि अलग से डेफिनेशन पूछ ली जाती है, दैट्स व्हाई हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ किस तरीके से इसको लिखना है चैम्पर्टी का, ठीक है। अगर डिमांड करता है तो चैम्पर्टी, नहीं की तो मेंटेनेंस मतलब मैं मेंटेन कर लूंगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो आपकी मैरिज है उसमें चैम्पर्टी होती है, मैरिज कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, या फिर मेंटेनेंस होता है? जवाब दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब होता है सप्रेस ऑफ क्राइम। सप्रेस ऑफ क्राइम क्या होता है मैम? सप्रेस ऑफ क्राइम मतलब होता है क्राइम को छुपाना। जैसे कि कोई ए व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति ए है, उसने बी को क्राइम करते हुए या मर्डर करते हुए देख लिया, ठीक है। ए ने बी को मर्डर करते हुए देख लिया। अब ए बी से बोला मैंने बहुत ज्यादा कुछ ही देख लिया है, तो वैसे तो मैं बहुत कुछ देखता हूँ, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। अब बी बोलेगा कि ए बी कहेगा कि मतलब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो इसने क्राइम करते हुए मुझे देख लिया है, मर्डर करते हुए मुझे देख लिया है। हालांकि वो मर्डर करते हुए देखने के बाद उसको कंप्लेन करना जायज है, ठीक है। पर बी क्या करेगा? इसको कुछ पैसे देगा, बी इसको कुछ पैसे देगा, यानी किसने बोला? ए ने बोला, ए ने डिमांड रख दी कि आप मुझे अगर 20 लाख रुपीज दे दोगे, 20 लाख रुपीज दे दोगे तो मैं आपका ये क्राइम छुपा लूंगा, ठीक है। तो मैंने फिर कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन हो रहा है, यानी कि जुर्म को दबाया जा रहा है। जब जुर्म को दबाया जाता है, अच्छा मैम आप ये क्या बता रहे हो? जैसे कि ट्रेडिंग विद एनिमी, यहाँ पे भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, चैम्पर्टी और मेंटेनेंस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। याद रखना, जो मैंने क्वेश्चन बोला है ना उसका आंसर देते हुए याद रखना कि यहाँ पे भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी शून्य है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? यानी कि यहाँ तो गलत हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। क्यों कहलाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि यहाँ तो जुर्म को दबाया जा रहा है कि अगर बी ने ए ने बाई चांस ऐसा होता है, ए ने जाकर बता दिया कोर्ट में कि इसने उस इंसान को मारा है, बी ने सी को मारा है, तो क्या होगा? बी आकर बोलेगा हम दोनों के बीच तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अल्लाह मेरे पैसे वापस दे 20 लाख रुपए, तो वो दे देगा? नहीं देगा, है ना, जाहिर सी बात है। क्यों? फिर बी क्या उसके पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा कि देखो इन्होंने मुझसे जुर्म को दबाने के पैसे लिए थे और इन्होंने आपको बता दिया है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या बी के खिलाफ या ए के खिलाफ कुछ होगा? कोर्ट कुछ करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वॉइड अग्रीमेंट आल्सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जब अग्रीमेंट इनफोर्स लॉ नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो बनेगा ही नहीं, और जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं तो उसके लिए वो कहाँ से कहाँ हम लीगली ना तो एडवाइस ले पाएंगे उसके लिए और ना ही लड़ पाएंगे, ठीक है। समझ में क्या? ठीक है, इस तरीके का क्या है, ये भी क्या होती है? पब्लिक पॉलिसीज होती है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरफेरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। यस, ये लास्ट है, इसके वजह और भी पॉइंट्स हैं, आप एक बार मोर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें जाकर आप इस तरीके से एग्जांपल्स देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरफेरेंस और इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि आप किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, किसमें? कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जैसे कि हम मानते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए है, वही चीज लेके चलते हैं, ठीक है। और ये कौन है? ये जज है। ये कौन है? ये जज है। तो जज से ए ने ये इसका फ्रेंड है,
ठीक है। ए जो है ये क्रिमिनल है और ये इसका ए का फ्रेंड ऑफ ए है, ठीक है। अब ए यानी कि ए का जो फ्रेंड है ये जाता है जज के पास, खूब सारा मतलब सामान लेके और कुछ मिठाइयाँ मिठाइयाँ लेके जाता है, मुलाकात करता है, भाई बहुत अच्छे से बातें करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये फ्रेंड ऑफ ए ये क्या करता है, जज से बोलते हैं कि आप कल होने वाला फैसला मेरे फ्रेंड के अगेंस्ट में ना सुनाए, मैं आपको इतना वॉट जो भी उसको रकम देता है वो रकम दूंगा या ये चीजें आपको दूंगा। तो ये क्या है, जबकि वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है जज, पब्लिक ऑफिसर है, सार्वजनिक है, तो उसके अंदर कानूनी मामले में हस्तक्षेप करना मतलब ये है। पब्लिक पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्या करेगा, इंटरफेरेंस ऑफ जज, यानी कि जज इसने इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट जस्टिस में किया, तो जज क्या है, पब्लिक ऑफिसर है, तो वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच है ये वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा। आप जब आप वॉइड समझ रहे हैं तो आपको वॉइडेबल कुछ समझ में आ जाएगी, ये सारी चीजें नहीं तो वो वॉइडेबल होगा। पब्लिक पॉलिसीज के अंदर टू टाइप से हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 वॉइड अग्रीमेंट। ओके, नाउ लास्ट बोर्ड नहीं होना है, समझना है कि लास्ट क्या है, अनलॉफुल अग्रीमेंट। अनलॉफुल अग्रीमेंट क्या है, मैम शुरू से आप ये बोल रहे थे कि अनलॉफुल अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज वॉइड अब इनिशियो। गेटिंग माय पॉइंट्स और वर्ड्स, व्हाट, गेटिंग माय पॉइंट्स और वर्ड, इट इज void ab initio, it is void ab initio, it means that, do you know that what is ab initio? ab initio शुरुआत से, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, वो शुरुआत से ही क्या है, शून्य है, उसका कोई मोल है ही नहीं। सो डू यू नो दैट व्हाट इज अब इनिशियो? यस, शुरुआत से। सो अब हमारा अनलॉफुल अग्रीमेंट क्या है, जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, शुरुआती से ही, मतलब शुरुआत से जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था ही नहीं, तब से वो नहीं था, तो इसलिए वो क्या है, अनलॉफुल अग्रीमेंट। और अब ये वॉइड अग्रीमेंट होगा, ना कि वॉइडेबल। समझ में आ गई अच्छे से? बहुत अच्छी बात है, अगर आ गई है तो, नहीं आई है तो पहले पीछे जाइए, इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, क्योंकि ना ये जो पब्लिक पॉलिसीज है थोड़ी सी टफ है, समझ नहीं आती है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। ऐसी बने रहिए अपने ब्यूटीफुल से चैनल के साथ, और मुझे इंस्पायर करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपके पास वीडियो आ जाएगी इसकी, फर्स्टली आपके पास ही आएगी। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, मुझे इंस्पायर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। ओके, बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।